खबर नोएडा से है। यहां पर हाई प्रोफाइल मॉल गार्डन गैलेरिया में पार्टी के दौरान एक युवक की हत्या कर दी गई है। पार्टी के दौरान गार्डन गैलेरिया में काम करने वाले युवकों से बिल को लेकर मारपीट हुई थी और इसके बाद हत्या कर दी गई। मॉल में स्थित लास्ट लेमन पब की यह घटना है। मृतक युवक का नाम ब्रजेश राय था। पुलिस ने हत्या के 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ब्रजेश राय युवक का नाम जिसकी हत्या की गई। बिल को लेकर हुई कहासुनी बताई जा रही है। वक्त हमारे साथ एडिशनल डीसीपी रणविजय साहब मौजूद हैं। सर, घटनाक्रम क्या था, क्या इंसिडेंट हुआ है? देखिए, जो बातें अब तक निकल कर आई हैं, तो ब्रजेश राय मृतक युवक का नाम बताया जा रहा है और बताया यह जा रहा है कि बिल को लेकर कहासुनी हुई उस पब में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ और उसके बाद इतना पीटा गया ब्रजेश राय को कि जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने वहां पर ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया, मृत घोषित कर दिया ब्रजेश राय को। पार्टी के दौरान मर्डर हुआ नोएडा के हाई प्रोफाइल गार्डन गैलेरिया मॉल में और यहां पर लास्ट लेमन पब और रेस्टोरेंट है जहां पर यह घटना हुई। इस वक्त हम गार्डन गैलेरिया मॉल के अंदर लॉस्ट लेमन बार के बाहर मौजूद है। ये वही बार है जहां पर सोमवार की रात को पार्टी करने आए ब्रजेश राय और उनके दोस्तों के साथ जो यहाँ पर मौजूद बाउंसर्स और स्टाफ था, उन्होंने जमकर मारपिटाई की, जिसमें ब्रजेश राय की अस्पताल में मौत हो गई। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। बिल को लेकर रात करीब 11 बजे झगड़ा हुआ। उसके बाद पुलिस को तो जो लॉस लेमन है उसकी तरफ से इतना नहीं दी गई, बल्कि जो बाउंसर्स और जो स्टाफ था उन्होंने मारपीटाई शुरू कर दी। एबीपी न्यूज़ की टीम देखिए यहाँ पहुंची है। सील कर दिया गया है, पूरी पुलिस की तरफ से लॉक है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन सवाल ये कि बाउंसर्स को क्यों रखा गया था? बाउंसर्स को रखा गया था सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, अगर लोग काबू से बाहर हो रहे हो, लेकिन मार पिटाई का अधिकार नहीं होता। और इस तरह की यहाँ पर घटना हुई गुंडागर्दी बाउंसर्स की ओर, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, नोएडा। नोएडा में पब में हत्या पर एडीसीपी रणविजय सिंह का कहना है कि हत्या के मामले में 8 से 9 लोगों के शामिल होने की खबर मिल रही है। फुटेज कलेक्ट किया जा रहा है और बार को सील करने पर उन्होंने कहा है कि फिलहाल पुलिस ने कब्जे में लेकर रखा है। नोएडा पुलिस की टीम अंदर है, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और जल्दी ही सारी बातें सामने आ जाएंगी। तो हमारे साथ एडिशनल डीसीपी रणविजय साहब मौजूद हैं। सर, घटनाक्रम क्या था, क्या इंसिडेंट हुआ है? देखिए, जो बातें अब तक निकल कर आई हैं, हम लोगों ने जो उनके साथ गए थे लोग पार्टी करने मृतक के साथ, उन लोगों से भी प्राइमरीली कुछ पूछताछ बातचीत हुई है और बाकी जो वहाँ पे जो लोग थे वहाँ के स्टाफ, इन लोगों से भी हमारी बातचीत हुई है। तो उसमें यह था कि पैसों का विवाद हुआ और जो इनका बिल होता है उस बिल को लेकर कुछ विवाद हुआ और वो विवाद बाद में मारपीट में कन्वर्ट हुआ। उसी में उनको चोट लग गई और चोट लगने के बाद तत्काल उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया था, वहाँ उनकी डेथ हो गई। तो हम लोगों ने इमीडिएटली उसमें एफआईआर भी दर्ज कर ली है। 302 में हमने एफआईआर दर्ज की है और बाकी जो स्टाफ थे, स्टाफ को हम लोगों ने राउंड अप किया है। 16 लोग हमारे पास हैं और उसमें से 8-9 लोगों की इन्वॉल्वमेंट अब तक हमारे पास एविडेंस के आधार पर क्लियर हुई है। उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, पीएमओ की कार्रवाई चल रही है और हम लोग बाकी ओवरऑल जितने सारे एविडेंसेस हैं सबको ऐसी तरह से वेरीफाई करेंगे, देखेंगे और जो कंडीशंस हैं इस बार को रन करने के लिए है उसका कंप्लायंस कितना हो रहा था इसको भी देखेंगे और उसके अतिरिक्त जो भी चीज़ें हमारे सामने आएगी उसके हिसाब से इसका डिस्पोजल होगा। सर, एक नामी बार है, लोग पहुंचे हैं वहाँ पर, ऐसी कौन सी रकम थी जिसको लेकर ये झगड़ा हुआ? मतलब पेमेंट कितनी थी जिसको लेकर इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ? देखिए, मुझे लगता है कि पेमेंट कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा। जनरली क्या होता है कि ऐसे मौक़ों पर, हालांकि अभी हम लोग फुटेज वगैरह लेना बाकी है, फुटेज वगैरह जब मिल जाएगा तो चीज़ें बहुत और भी क्लियर होंगी, लेकिन इतना ज़रूर विश्वास है कि वो छोटी मोटी भी रकम होगी, कोई बहुत बड़ी रकम की तो के चांसेस नहीं है। बट चूँकि हीटेड आर्गूमेंट्स हुए होंगे उसके बाद संभवतः इस तरह की बातें हुई होंगी। बट हम लोग बहुत कॉन्फिडेंटली ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे पास कंक्रीट एविडेंसेस क्लियर ना आ जाए। सिर्फ सीसीटीवी सामने आया है, आप लोगों ने उसको अपने कस्टडी में भी लिया है, क्या नज़र आ रहा है? क्या इनकी तरफ से मारपीट शुरू की गई या बाउंसर्स ने अचानक से हाथ छोड़? देखिए, हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखे हैं अभी और जो देखा है उसमें ऐसा लग रहा है कि मारपीट हो रही है और बाकी स्टार्ट कैसे हुई, कहाँ से हुई, किस जगह पे हुई, एक्चुअली क्या सिचुएशंस था, वो बाकी के जो फुटेज वगैरह हुई जिसको हम लोग अभी कलेक्ट करने के प्रोसेस में लगे हैं उसको देखने के बाद ही हो पाएगा।
और गिरफ्तारियां भी होनी है इसके अंदर, आपने बताया 8 जो आइडेंटिफाई हुए। जितने लोग वहाँ पर थे मौके पर, झगड़ा जब हुआ था, मारपीट जब हुई थी, वो सारे लोग तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने राउंड अप कर लिए हैं। बाकी अगर उसमें और कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, हम उसको भी नहीं देख सकते। बाउंसर्स कहीं ना कहीं रखे जाते हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। लगता है कि अगर कोई झगड़ा भी हुआ था तो पुलिस को इंटीमेट करना चाहिए था, और इस तरीके से मारपिटाई बिल्कुल ही मतलब एक गलत है। देखिए, सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं उनके बिहेवियर के बारे में एक्सपेक्टेड यही होता है कि वहाँ सिक्योर करेंगे एरिया को, किसी भी तरह का कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और वो बेसिकली वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम रखेंगे। बट अगर इस तरह से कोई एक्टिविटी करता है या कोई भी आदमी अपने जो उनकी ड्यूटीज़ है उससे अलग हट करके कोई बिहेवियर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर सील कर दिया गया है बार को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वहाँ पे काफ़ी मूवमेंट है। हम लोग वहाँ पे हैं, हमारे लोग हैं, हमारे आईओ वहाँ पे हैं आसपास में, और बाकी चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं, और जैसे ही हमारा जो भी कार्रवाई एक्सपेक्टेड होगा उसके हिसाब से हम अग्रिम कार्रवाई करें। तो रणविजय साहब एडिशनल डीसीपी, जिनका कहना है कि 8 लोग इसके अंदर आइडेंटिफाई कर लिए हैं, और भी गिरफ्तारियां होनी है, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं यही है, जो बाउंसर्स और सिक्योरिटी होती है उनका काम प्रीमाइसिस को सिक्योर करना, सिचुएशन से डील करना होता है, लेकिन इस तरीके से झगड़े के दौरान मारपिटाई नहीं जिसमें किसी एक शख्स की जान चली जाए। और आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। योगी सरकार के मंत्रियों को मंडल प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। बड़ी खबर, सुरेश खन्ना को लखनऊ, जितिन प्रसाद को कानपुर मंडल की जिम्मेदारी मिली है। ऐसे ही बेबी रानी मौर्य को झांसी और धर्मपाल को गोरखपुर मंडल का जिम्मा दिया गया है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी को बरेली मंडल का जिम्मा दिया गया है, और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आगरा मंडल का जिम्मा दिया गया है। ऐसे ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को वाराणसी मंडल का जिम्मा दिया गया है, और लक्ष्मी नारायण चौधरी को अलीगढ़ मंडल का जिम्मा दिया गया है। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वीरेश, और क्या जानकारी मिल रही है आपको इन प्रभार के बारे में, इन जिम्मेदारियों के बारे में? देखिए, जो मंत्री हैं उनको प्रभारी बनाया गया है, और प्रभारी बनाने की परंपरा भाजपा में रही है, योगी 1 में रही है, योगी 2 में देखने को मिल रही है। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कौन कहाँ का प्रभारी बना है। वाराणसी के प्रभारी बनाए गए हैं ब्रजेश पाठक, इसके मायने हैं, इसे समझने की जरूरत है। गोरखपुर के प्रभारी धर्मपाल बनाए गए हैं। योगी 1 में जब वो मंत्री थे सिंचाई, तो भी वो गोरखपुर के प्रभारी थे। यानी ब्रजेश पाठक को सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का मंडल दिया गया है वाराणसी। केशव मौर्य को आगरा मंडल का प्रभारी बनाया गया है। और साथ ही साथ देखना होगा कि कांग्रेस से जी हाँ, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में 4 महीने पहले आए कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को देवी पाटन मंडल दिया गया है, और नंद गोपाल नंदी को बरेली, और बेबी रानी मौर्य जो दलित फेस के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में बहुत तेजी के साथ उभरी हैं, उन्हें झांसी यानी बुंदेलखंड का प्रभार दिया गया है। और जितिन प्रसाद जो कांग्रेस से आए हैं, जिन्हें भारी भरकम मंत्रालय दिया गया है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनाए गए हैं, और उन्हें कानपुर मंडल जैसा प्रभार दिया गया है। और सबसे वरिष्ठतम मंत्री, जी हाँ, सुरेश खन्ना, उन्हें प्रदेश की राजधानी लखनऊ का प्रभार दिया गया है। लखनऊ मंडल के वो प्रभारी बनाए गए हैं। लक्ष्मी नारायण चौधरी को अलीगढ़ मंडल का प्रभारी बनाया गया है। स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष अभी मौजूदा हैं, वो मुरादाबाद मंडल के प्रभारी बनाए गए हैं। भूपेंद्र चौधरी जो पंचायती मंत्री हैं, उन्हें मिर्जापुर मंडल का प्रभार बनाया गया है। तो ये मंडल के प्रभारी, आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई मुख्यमंत्री की एनेक्सी में, और उसके बाद प्रभारी कौन कहाँ का होगा इसे बनाया गया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण अगर देखने को मिला तो ब्रजेश पाठक जिस तरीके से उन्होंने मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम बने, और वाराणसी जैसा महत्वपूर्ण मंडल उन्हें मिला, ये माना जा रहा है कि भविष्य के नेता के तौर पर ब्रजेश पाठक भारतीय जनता पार्टी में महज 6 साल पहले शामिल हुए, और बहुत तेजी के साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में आगे बढ़ रहे हैं। संगठन में, सरकार में उनकी जो वरीयता है, उनका कद है, उन्हें बढ़ाया जा रहा है। बेशक। अब वीरेश, हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे, आपने कहा योगी सरकार के पहले कार्यकाल में भी हमने देखा कि प्रभारी मंत्रियों की भूमिका थी, लेकिन इसको कोई संवैधानिक स्थिति नहीं है। ये प्रभारी मंत्री बनाए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए और अफसरों की जवाबदेही तय करने के लिए। इसके बारे में दर्शकों को बताइए कि इन प्रभारी मंत्रियों की असल में भूमिका क्या रहती है और क्या इनसे अपेक्षित है।
देखिए, आपने अगर कहा कि इनकी क्या भूमिका होती है, तो दर्शकों को इस बाबत सबसे बेहतर कोई बता सकता है, तो जो कभी प्रभारी मंत्री रहा हो वही बता सकता है। मेरे साथ फोन लाइन पर उपेंद्र तिवारी हैं, जो प्रभारी रहे हैं और साथ ही साथ मंत्री के तौर पर, प्रभारी मंत्री के तौर पर रहे हैं। दर्शकों को उससे इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। उपेंद्र तिवारी अब दर्शकों को बताएंगे। उपेंद्र जी, क्या तैयारी होती है, किस रूप में प्रभारी बनाया जाता है और प्रभारी मंत्री का क्या काम होता है? जी भाई साहब, अभी भाई दिनेश जी ने हमें आपके साथ जोड़ा है, जी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और एज ए प्रभारी मंत्री के रूप में मैं गोंडा का प्रभारी था, हाथरस का प्रभारी था। प्रभारी मंत्री होने के नाते सरकार की, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जी, उनको गांव गरीब जनता तक पहुंचाना, उस जनपद के डेवलपमेंट के लिए वहाँ के माननीय जनप्रतिनिधिगण के साथ बैठ करके, वहाँ की जिला प्रशासन के साथ बैठ करके, वहाँ के गांव की जनता के साथ बैठ करके यहाँ पे कौन सा मॉडल चलेगा, कैसे डेवलपमेंट होगा, क्या क्या विकास की संभावनाएं हैं, उनको सबको तराशना और एक सुनियोजित तरीके से उस विकास की योजनाओं को लेकर के शासन तक पहुँचाना, माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाना और उसी हिसाब से केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर के उस जनपद में, उस मंडल में प्रभावी रूप से उसको लागू कराना है। ये प्रभारी मंत्री की वो होती है। अन्य सरकारों में प्रभारी मंत्री जिला योजना की बैठक लेने के लिए जाते थे, लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की सरकार जब 1 बनी, चाहे 2 बनी हुई है, तो प्रभारी मंत्री पर महीने और 2-2 दिन के लिए एक जनपदों में हम लोगों को जाना पड़ता था। कभी कभी ऐसा भी अवसर हुआ कि एक महीने में 2-2 बार, 3-3 बार भी जाना पड़ा, जैसे कोई विशेष कार्यक्रम हुए तो। और उसमें जाकर के समीक्षा बैठक करना, समीक्षा बैठक के माध्यम से पहली मीटिंग में जो निर्देश दिया गया था उसका कितना क्रियान्वयन हुआ, कितना नहीं हुआ, उसका जा करके स्थलीय निरीक्षण करके भौतिक सत्यापन भी करना और इस तरीके से अधिकारियों के साथ मिलजुल करके बैठा करके केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं थी वो गांव गरीब जनता के दरवाजे तक पहुंचाना, ये सरकार की प्राथमिकता थी। और यही प्रभारी मंत्री होने के नाते जो जिस जनपद का प्रभारी मंत्री रहा है, उस प्रभारी मंत्री की अनैतिक जिम्मेदारी रही है। जो वहाँ की बातें आती थी उसको प्रभारी मंत्री के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक अवगत कराया जाता था और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी अमल करते थे। यह एक प्रभारी मंत्री होने के नाते व्यवस्था चली आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस बार थोड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले मंडल स्तर पे प्रभारी उन्होंने बनाया है जी। 17 मंडल हैं, तो उन मंडलों में क्या क्या विकास की संभावना है वो सभी मंत्री 72 घंटे तक जानने वाले हैं। वहाँ पे बैठ करके किसी मंडल में 3 जनपद हो, 4 जनपद हो, 5 जनपद हो, तो उन जनपद की समीक्षा करनी है। वहाँ के जनप्रतिनिधि से, जनता से और अधिकारियों से बात करके फीडबैक लेकर के आएंगे और फिर उसकी कार्य योजना बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ प्रस्तुत करेंगे। और फिर प्रस्तुत करने के बाद 5 साल का जो एजेंडा बन रहा है कि हमको 1 साल में क्या पूरा करना है, हमको 2 साल में क्या पूरा करना है, हमें 5 साल में क्या पूरा करना है, उसको नंबरिंग के साथ लेके आएंगे, उसको क्रियान्वयन कराने का काम करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की, योगी जी और मोदी जी की मंशा है और उसी मंशा के अनुरूप हमारे समझ से आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ये स्पष्ट करने के लिए कि प्रभारी मंत्रियों की क्या भूमिका है। और बहुत धन्यवाद आप लखीमपुर से इस वक्त हमारे पास है आशीष मिश्रा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई है। काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए 10 मई की तारीख तय की गई है। बड़ी खबर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आशीष मिश्रा की सुनवाई हुई है और काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए 10 मई की तारीख तय हुई है। सरेंडर कर दिया था आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई है उसकी और 10 मई की तारीख तय की गई है काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए। यह बड़ी खबर लखीमपुर से इस वक्त हमारे पास आशीष मिश्रा टेनी की हम बात कर रहे हैं। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ जेल में बंद 3 पत्रकारों की रिहाई। जी हां, अजीत ओझा, दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता रिहा कर दिए गए हैं। कल तीनों पत्रकारों को जमानत मिली थी। बलिया पेपर लीक कांड मामले में जेल में बंद थे तीनों पत्रकार। 30 मार्च को सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और 30 मार्च से जेल में थे। आज रिहा हो गए हैं। कल इनको जमानत मिली थी, आज आजमगढ़ जेल से रिहा हो गए।
प्रदेश में जैसे ही पेपर लीक हुआ, सरकार और बलिया प्रशासन बैकफुट पर आ गया और उसने फिर दनादन कार्रवाई शुरू की। जो लोग पेपर लीक मामले में शामिल थे उनको तो गिरफ्तार किया गया है, साथ साथ बलिया के उन पत्रकारों को भी बलिया प्रशासन ने गिरफ्तार किया जिन्होंने इस पर्चा लीक भ्रष्टाचार को उजागर किया था और काफी दिनों तक ये लोग जेल में थे। आज आजमगढ़ मंडल कारागार से ये रिहा हुए हैं। मेरे साथ मौजूद है दिग्विजय सिंह साहब, मैं इनसे बात करूंगा कि आखिर मामला क्या। दुनिया में नकल का खेल चल रहा था और प्रशासन चला रहा था। उसको हम लोगों ने अपने अमर उजाला अखबार के माध्यम से उजागर किया और सच जब उजागर हुआ तो प्रशासन बौखला गया और हम साथियों को जो है कि नहीं मुकदमा कायम करके जेल में जी। तो प्रशासन ने इससे कोई बात आप लोगों ने नहीं की, कुछ सुना नहीं प्रशासन आप लोगों की बात? नहीं, कोई कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। प्रशासन पूरी तरह से एक हम लोगों की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। हम लोग कहते रह गए कि जो है कि हम लोग नहीं किए, सारी सफाई हम लोग देते रह गए, लेकिन प्रशासन ने हम लोगों की बात मानी ही नहीं। अब जैसे एक तरीके से ये तो बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि अगर पत्रकार भ्रष्टाचार को उजागर करे और इस तरीके से प्रशासन उनको जेल में भेजे तो फिर तो ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो रही है। तानाशाही कह लीजिए। तानाशाही, हाँ, भ्रष्टाचार की तानाशाही है, भ्रष्टाचार की तानाशाही है, भ्रष्टाचार की तानाशाही जी। तो बलिया में इस तरीके का क्या ये जो अधिकारी हैं, दोनों डीएम और एसपी दोनों जो है कि ना तानाशाह प्रवृत्ति के हैं और नकल के खेल में बलिया डीएम पूरी तरह से शामिल है। दागी केंद्रों को, परीक्षा केंद्रों को सेंटर बना करके और जब वो नकल का खेल शुरू किया और हम लोगों ने उजागर करने तो बौखला गया और जब ऊपर से पूछा गया तो जो है कि ना जल्दी में जो है कि ना हम लोगों को जेल भेज करके हम इन लोगों को जो है कि नकल माफिया घोषित करने का प्रयास किया। ये तो गंभीर प्रवृत्ति है। तो आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि बलिया का डीएम, हाँ डीएम, बलिया का अध्यक्ष है, समिति का अध्यक्ष है, मतलब पेपर लीक जैसे और जो गंभीर आरोप बलिया के डीएम पर जी, वो नकल के खेल में पूरी तरह शामिल है। और यहाँ जीआईएस बंद है, वो ही बता रहा है कि जो डीएम क्या कर रहा था। जी आप देख रहे हैं, ये मेरे साथ थे दिग्विजय सिंह। इन्होंने साफ तरीके से कहा कि जहां तक नकल का खेल है ये बलिया में चलता है और उसमें जिला प्रशासन के लोग भी शामिल है, लेकिन इसका खामियाजा उन पत्रकारों को भुगतना पड़ा जिन्होंने इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया। कैमरामैन अमन गुप्ता के साथ खुर्रम आलम नोमानी, एबीपी गंगा, आजमगढ़।